नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 के सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू प्रश्नों का रिव्यू करने वाले हैं। जो मासिक परीक्षा अभी दिसंबर 2024 में हो रही है, उसमें सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और थोड़ा डिटेल भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो और देखते हैं पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? When did झारखंड गेट ए स्टेटस ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2000, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2001। तो इसका सही जवाब है 15 नवंबर 2000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 नवंबर 2000 में बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। यह दिन झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन चूंकि बिरसा मुंडा का जयंती भी है, बिरसा मुंडा के जयंती के दिन ही झारखंड राज्य की स्थापना मानी जाती है और 15 नवंबर 2000 में बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इन विच रीजन डिड द संथाल रिवोल्ट टेक प्लेस? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ियां, ऑप्शन सी विंध्य पहाड़ियां, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियां। संथाल विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड के संथाल परगना में हुआ था, जो राजमहल के पहाड़ियों के आसपास स्थित है। तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियां है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह क्षेत्र संथाल जनजातियों का पारंपरिक निवास स्थान था। अंग्रेजों की नीतियों, जमींदारों के अत्याचार और साहूकारों के शोषणों के कारण संथाल जनजाति बहुत परेशान थे। राजमहल पहाड़ियां संथाल विद्रोह का केंद्र बन गई क्योंकि यहाँ से संथालों ने अंग्रेजी शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। अब संक्षेप में हम कहें कि संथाल विद्रोह जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, मुख्य रूप से राजमहल पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। यह क्षेत्र संथाल जनजातियों का पारंपरिक निवास स्थान था और यहाँ अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का केंद्र बना रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? When was Indian Forest Act passed? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1885 एंड ऑप्शन डी 1874। इसका सही जवाब है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था 1865 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, कौन विद्रोह गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है? विच रिवोल्ट इज नोन एज गंगा नारायण हंगामा? विच रिवोल्ट इज नोन एज गंगा नारायण हंगामा? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी भूमिज विद्रोह, ऑप्शन सी तमार विद्रोह, ऑप्शन डी हो विद्रोह। गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाने जाने वाला विद्रोह था वो भूमिज विद्रोह था। भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता था। यह विद्रोह 1832-33 ईस्वी के दौरान हुआ था और इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था और इसमें भूमिज समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर शामिल हुए थे। इसलिए गंगा नारायण हंगामा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है
जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के संघर्ष का एक प्रतीक है। गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाने जाता है भूमिज विद्रोह को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, सरहुल क्या है? व्हाट इज सरहुल? ऑप्शन ए एक पवित्र पुस्तक है, एक नदी है, एक शहर है, एक पर्व है। सरहुल क्या है? सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासी समुदाय का एक प्रमुख पर्व है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह पर्व झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज, हो, संथाल और उरांव आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है और यह उनके महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। तो सरहुल क्या है? तो यह एक पर्व है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जिला पहाड़िया विद्रोह का केंद्र था? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वाज द सेंटर ऑफ पहाड़िया रिवोल्ट? ऑप्शन ए बांका, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है। संथाल परगना एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है। कौन जिला पहाड़िया विद्रोह का केंद्र था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी संथाल परगना होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है, उरांव जनजाति के विद्रोह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवोल्ट बाय द उरांव ट्राइब? ऑप्शन ए चुआर विद्रोह, ऑप्शन बी हो विद्रोह, ऑप्शन सी कोल विद्रोह, ऑप्शन डी तमार विद्रोह। उरांव जनजाति द्वारा किया गया प्रमुख विद्रोह था तमार विद्रोह। इसे तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था और इसमें उरांव जनजाति के लोग बड़े पैमाने पर शामिल हुए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है, सागरमाथा किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज सागरमाथा लोकेटेड? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी नेपाल। सागरमाथा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो आप समझ ही गए होंगे यह कहाँ होगा। सागरमाथा को ही माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। हालांकि इसकी चोटी नेपाल की सीमा के भीतर आती है। तो सागरमाथा किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल में सागरमाथा स्थित है। सागरमाथा नेपाली नाम है, जबकि तिब्बती में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। सागरमाथा की ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने 1953 में पहली बार सागरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का कारनामा किया था। तो सागरमाथा किस देश में स्थित है? द राइट आंसर इज नेपाल। इसी को हम लोग माउंट एवरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न, करनाली क्या है? व्हाट इज करनाली? ऑप्शन ए एक तालाब है, ऑप्शन बी एक पठार है, ऑप्शन सी एक शहर है, ऑप्शन डी एक नदी है। व्हाट इज करनाली? करनाली भारत और नेपाल दोनों देशों में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। करनाली भारत और नेपाल दोनों देशों में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और इसे भारत में घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी
है। यह नदी नेपाल के पश्चिमी भाग में बहती है और भारत में उत्तर प्रदेश होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्णाली। क्या है? कर्णाली एक नदी है। अब प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? व्हाट इज ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन बांग्लादेश? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सुरमा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत और बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेटेड श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी श्रीलंका जल संधि, ऑप्शन सी हरमुज जल संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाला इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाक जल संधि। पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित एक जल संधि है। यह भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। इसी जल संधि में राम सेतु स्थित है जिसके बारे में धार्मिक मान्यताएं हैं। इसके अलावा पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। इस क्षेत्र में मछली पकड़ना एक प्रमुख व्यवसाय है। पाक जल संधि भौगोलिक रूप से भारत और श्रीलंका को अलग करती है और दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है, सिंधु नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? इन विच डायरेक्शन डज द इंडस रिवर फ्लो? ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। सिंधु नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर मुड़कर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? वेयर इज पशुपतिनाथ टेम्पल? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह बागमती नदी के तट पर स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेपाल इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है, भूटान की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ भूटान? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी थिम्पू, ऑप्शन डी यांगून। भूटान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए काठमांडू। काठमांडू तो नेपाल की राजधानी है।
ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थिम्पू राजधानी है भूटान की। यह एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है और भूटान की संस्कृति और परंपराओं का केंद्र भी है। ऑप्शन डी जो है यांगून, यांगून राजधानी है, म्यांमार की है। म्यांमार की राजधानी यांगून है। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन सी थिम्पू में है। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है, पूर्व का मोती है। पर्ल ऑफ द ईस्ट इज ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी म्यांमार। श्रीलंका को अक्सर पूर्व की मोती कहा जाता है। पूर्व की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। श्रीलंका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके हरे भरे चाय के बागान, सुनहरी समुद्र तट और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाते हैं। श्रीलंका का एक समृद्ध इतिहास रहा है। यह प्राचीन सभ्यताओं का घर रहा है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर और मूर्तियां मिलती है। श्रीलंका रत्नों और मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से दुनिया भर में रत्न और मोतियां निर्यात किए जाते हैं। इस वजह से श्रीलंका को पूर्व की मोती कहा जाता है। श्रीलंका की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व, रत्नों और मोतियों के उत्पादन और सांस्कृतिक विविधता के कारण ही इसे पूर्व का मोती कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन तीव्र ज्वर का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हाई फीवर? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है क्योंकि तीव्र ज्वर का कारण जीवाणु भी हो सकता है और विषाणु भी हो सकता है। जीवाणु और विषाणु दोनों के संक्रमण के कारण तीव्र ज्वर हो सकता है। जैसे जीवाणु सूक्ष्म जीव है जो शरीर में प्रवेश कर संक्रमण पैदा करता है और इन्हीं संक्रमणों के कारण तीव्र ज्वर और दर्द, सूजन इत्यादि के लक्षण पैदा हो जाते हैं। जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में भी तीव्र ज्वर देखने को मिलता है। तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस या इन्फेक्शन इन ब्लड, खून के संक्रमण में भी आपको तीव्र ज्वर देखने को मिलता है। वहीं विषाणु की बात करें तो विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव है जो कोशिकाओं के अंदर बढ़ते हैं और संक्रमण फैलाते हैं। कई वायरस ऐसे हैं जो संक्रमण करके तीव्र ज्वर का कारण बन जाते हैं। जैसे आपको फ्लू हो गया, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये विषाणुओं के कारण होता है और इसमें भी आपको तीव्र ज्वर देखने को मिलता है। कुछ फंगस भी है जो आपको ज्वर का कारण बन सकते हैं। तो अगर यहाँ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं की जगह ऑल ऑफ दिस रहता है, इनमें से सभी, तो वो ज्यादा बेहतर होता। अब देखिए इसका क्या सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानवीय दुर्घटना का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एक्सीडेंट? ऑप्शन ए भूकंप, अर्थक्वेक, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी फ्लड या बाढ़, ऑप्शन डी रेल दुर्घटना, ट्रेन एक्सीडेंट। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा ही है, लेकिन रेल दुर्घटना यह मानव निर्मित एक्सीडेंट है, मानव निर्मित दुर्घटना है। आमतौर पर मानवीय त्रुटि जैसे सिग्नल न देखना, गति सीमा का उल्लंघन करना या रेलवे ट्रैक की खराब मरम्मती के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है जो मानव की लापरवाही के कारण ही होती है। तो मानवीय दुर्घटना का अच्छा उदाहरण ऑप्शन डी है। मानवीय दुर्घटना का कारण है, मानवीय दुर्घटना का उदाहरण रेल दुर्घटना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18,
प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इन विच सेक्टर इज डिसगोइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड प्राइमरीली? ऑप्शन ए उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहा जाता है जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए होते हैं, यानी अगर इन लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या डिसगोइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इस तरह का जो बेरोजगारी है अधिकतर हमको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में ज्यादा है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। यह समस्या देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसे दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना, उद्योगों और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना आवश्यक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, 19वां प्रश्न है, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? What is the major economic problem of the country? ऑप्शन ए उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, ऑप्शन बी खाद्यान्न की प्रचुरता एबेंडेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑप्शन सी क्षेत्रीय समानता रीजनल इक्वालिटी, ऑप्शन डी गरीबी तथा बेकारी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देश की सबसे प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी और बेकारी सबसे बड़ी समस्या है। भारत जैसे देश में जहाँ बड़ी आबादी है वहाँ गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या में से एक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गरीबी और बेरोजगारी देश के समग्र विकास को रोकती है। गरीब लोग अपनी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है और वे देश के विकास में योगदान नहीं दे पाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी समाज में असमानता बढ़ाती है। कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन होता है जबकि अन्य के पास जीने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। गरीबी और बेरोजगारी से कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे अपराध, भ्रष्टाचार, सामाजिक अशांति। गरीबी और बेरोजगारी राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। असंतुष्ट लोग अक्सर विद्रोह और आंदोलन करते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर देश के आर्थिक समस्या को देखा जाए तो प्रमुख समस्या जो है वो गरीबी तथा बेरोजगारी ही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, 20वां प्रश्न है, अंत्योदय कार्ड किसके लिए निर्गत किया जाता है? फॉर हुम इज द अंत्योदय कार्ड इशूड? ऑप्शन ए अमीरों के लिए, फॉर रिच पीपुल, ऑप्शन बी निर्धनों के लिए, फॉर पुअर पीपुल, ऑप्शन सी जानवरों के लिए, फॉर एनिमल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। अंत्योदय कार्ड किसके लिए निर्गत किया जाता है? इसका आसान सा जवाब है, आप भी जानते होंगे। इसका बहुत ही आसान जवाब है कि निर्धनों के लिए। निर्धनों के लिए ही अंत्योदय कार्ड भारत सरकार के द्वारा अत्यंत गरीब परिवारों को प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से इन परिवारों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे भूखमरी से बचे रह सकें। इस कार्ड के लिए वे परिवार पात्र होते हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं और उनकी आय स्तर बहुत कम होती है। ये परिवार आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। आप समझ ही गए होंगे। इसका सही जवाब है अंत्योदय कार्ड निर्गत किया जाता है निर्धनों के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, शीतकालीन फसल किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप? ऑप्शन ए भदई, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी खरीफ, ऑप्शन डी गर्मा।
शीतकालीन फसल, जैसा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और इस समय जो फसल उगाई जाएगी उसे ही शीतकालीन फसलें कही जाएगी। और ठंडे के मौसम में उगाई जाने वाली यानी सर्दियों के मौसम में बोया जाने वाला फसल को ही रबी फसल भी कहा जाता है। रबी फसलें वो फसल होती हैं जिन्हें सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काटा जाता है। इन फसलों को उगाने के लिए ठंडी और हल्की ओस वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? द ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए दूध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन। ऑप्शन बी मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन। ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन से, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो हरित क्रांति जो है ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन से। हरित क्रांति एक ऐसी कृषि क्रांति थी जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। इस क्रांति के दौरान कृषि में कई आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया, जैसे कि उच्च उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और कीटनाशक। इन सभी उपायों के कारण भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत बढ़ गया, जिससे देश में खाद्यान्न की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ऑप्शन ए राज्यपाल गवर्नर। ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ देम। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है। यानी अगर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा तो अपने सर्विस के 6 सालों तक रहेगा। अगर उनका उम्र 65 साल पहले हो जाता है, 6 साल बाद में होता है, तो वो 65 साल की उम्र तक ही रह पाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। वह भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से आती है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है, चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? हु अलॉट्स इलेक्शन सिंबल? ऑप्शन ए केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन। चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव चिन्ह वही अलॉट करेगा जिसका जिम्मेदारी चुनाव कराना है देश में। देश में चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इलेक्शन कमीशन अलॉट्स इलेक्शन सिंबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ? When was the backward caste commission formed? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2014। पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ था 1979 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू वोट इन इंडिया? ऑप्शन ए 16 इयर्स, ऑप्शन बी 18 इयर्स, ऑप्शन सी 21 इयर्स एंड ऑप्शन डी 25 इयर्स। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु मिनिमम एज है 18 इयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन
61वें संविधान संशोधन से पहले मतदान के लिए न्यूनतम आयु था 21 वर्ष, 21 ईयर्स। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन किया गया उस समय से मतदान की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई 18 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया? ऑप्शन ए संसद, पार्लियामेंट। ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28। किस देश की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है? द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल असेंबली? ऑप्शन ए फ्रांस। ऑप्शन बी जापान। ऑप्शन सी रसिया यानी रूस। ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेशनल असेंबली कहा जाता है फ्रांस के संसद को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए लोकसभा। ऑप्शन बी राज्यसभा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। भारतीय संसद जो बना हुआ है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलकर बनता है। तो भारतीय संसद में शामिल है इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का 30वां और अंतिम प्रश्न। 30वां प्रश्न है, निम्न सदन किसे कहा जाता है? विच हाउस इज कॉल्ड द लोअर हाउस? ऑप्शन ए राज्यसभा को। ऑप्शन बी लोकसभा को। ऑप्शन सी ए और बी दोनों को। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। तो निम्न सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी लोकसभा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने मासिक परीक्षा माह दिसंबर के 30 महत्वपूर्ण सोशल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखा हमने। उम्मीद है कि आपने मासिक परीक्षा माह दिसंबर के सामाजिक विज्ञान के 30 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उत्तर को अपने उत्तर के साथ मिलान कर लिया होगा और यह सुनिश्चित कर लिए होंगे कि आपके कितने प्रश्न सही बने और कितने प्रश्न गलत रह गए। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने उत्तरों को मिलान कर सके। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।